हेलो एवरीवन, मैं पी सुबोध कुमार। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग देखेंगे, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो आपने देखा कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कारण किस तरह से हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड हुआ है, किस तरह से आज हमारे एनवायरमेंट में बदलाव आए हैं, हमारा क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, बहुत सारी ऐसी परेशानियां, बहुत सारी ऐसी डिफिकल्टी जो आज हम लोग फेस कर रहे हैं। इसका मेन कारण क्या था? पॉल्यूशन। तो यह पॉल्यूशन है क्या? यह पॉल्यूशन कोई अपने आप तो नहीं आ गया। यह पॉल्यूशन क्या नेचर ने दिया? क्या प्रकृति के द्वारा पैदा किया गया? नहीं। प्रकृति के द्वारा कभी भी ह्यूमन बीइंग को कोई भी परेशानियां नहीं दी जाती है। प्रकृति के द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या पैदा नहीं की जाती है। इवन प्रकृति आपको हर फैसिलिटीज देती है, लेकिन आप उस फैसिलिटीज को एक अननोन तरीके से, एक अनइवन तरीके से डील करना शुरू करते हैं। क्यों? ड्यू टू योर ग्रीडी नेचर। आप अपने स्वार्थवश आप उन चीजों को, उन रिसोर्स को इंडिस्क्रिमिनेट ढंग से आप यूज करना शुरू करते हैं, जिसका नतीजा आज आपके सामने है। तो हम लोगों ने कल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन देखा था, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन देखा था। कुछ पॉल्यूशन में हमने एयर पॉल्यूशन देखा, वाटर पॉल्यूशन देखा, थर्मल पावर पॉल्यूशन देखा एंड नॉइज पॉल्यूशन देखा और उसका इफेक्ट भी देखा। तो क्या यह पॉल्यूशन हमेशा के लिए होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर यह पॉल्यूशन कंटिन्यूअस अगर हमारे लाइफ में यह एग्जिस्ट करता रहा तो निश्चित तौर पे इस पृथ्वी के ऊपर कोई एग्जिस्टेंस दिखलाई नहीं पड़ेगा। हर तरह की समस्याएं पैदा होंगी। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हाउ डू वी कंट्रोल? हम इस पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो आज हम उसी चीज को देखने जा रहे हैं, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो जो हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे? तो हियर दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। यू सी, एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय आवर इंडस्ट्रीज pollute 8 times of quantities of fresh water। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो? एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर, यानी 1 लीटर पानी को, सपोज मान लिया जाए हम फैक्ट्री में पानी का यूज कर रहे हैं। बिना पानी का, बिना वाटर का तो हम कोई प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते हैं। तो फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में के द्वारा जो पानी का यूटिलाइजेशन किया गया और यूटिलाइजेशन करने के बाद जो वेस्ट हुई, अगर उस वेस्ट वाटर को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करके मान लिया जाए 1 लीटर पानी, 1 लीटर वेस्ट वाटर जो रिलीज की गई इंडस्ट्रीज के द्वारा, कहाँ रिलीज किया गया? फ्रेश वाटर में। अगर 1 लीटर वेस्ट वाटर को फ्रेश वाटर में अगर हम मिक्सअप करते हैं तो आप समझ जाइए उससे हमारा 8 गुना, 8 टाइम्स हमारा जो फ्रेश पानी है वह गंदा हो जाता है। तो ये कितना बड़ा अमाउंट आ रहा है, ये कितनी बड़ी चीजें आपके सामने आ रही हैं। तो ये जो चीजें आएंगी यानी 8 टाइम्स, यानी हमारा जो लाइफ है वो 8 टाइम डिग्रेड कर जाएगा, 8 टाइम वो नीचे चला जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारे लिए जरूरी होता है कि हम इस चीज को कंट्रोल करें। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस? तो इंडस्ट्रियल के कारण जो हमारा फ्रेश वाटर पॉल्यूट हो रहा है, गंदा हो रहा है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें कमी कैसे ला सकते हैं? तो चलिए पहला पॉइंट आता है हमारा, मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। फॉर एग्जांपल, आप इंडस्ट्रीज में सपोज पावर प्लांट की हम बात कर रहे हैं, उस पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए हमको पानी चाहिए। बिना पानी का हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं कर सकते। और ठीक है, मैंने पानी का यूटिलाइज किया, लेकिन जो फर्स्ट टाइम हमने जिस पानी का यूटिलाइजेशन किया था उसको हम अगेन हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस पानी में बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल
इंक्लूड होंगे, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस इंक्लूड होंगे, बट टीनी पार्टिकल्स जो मटेरियल के हैं, जो मेटल्स के हैं, वो उसमें इंक्लूड होंगे। उस पानी को हम वंस अगेन बॉयलर में नहीं ले जा सकते। तो उसके बाद हम क्या होगा, तो वो पानी जो यूज किया गया उस पानी को हम डिस्चार्ज करते हैं। कहाँ डिस्चार्ज कर रहे हैं? हम फैक्ट्री से बाहर निकाल रहे हैं। वह कहाँ जा रही है? या तो वह लैंड फार्म पे जा रही है जहाँ पर हम खेती करते हैं, या नदियों में जा रही है, या नाले में मिक्सअप हो रहा है। तो ये जो डाइल्यूट जो केमिकल जो मिला हुआ पानी है, जो पानी गंदा हो चुका है, जिस पानी को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे कल्टीवेशन फार्म पे भी पड़ेगा, हमारी नदियों पे भी पड़ेगा, हमारे जो सॉइल है वो अनफिट हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में उस पानी को हम फैक्ट्री से बाहर रिलीज न करके उस पानी को अगर हम प्लांट के अंदर एक दूसरा प्लांट, प्यूरिफाइंग प्लांट बना दें, बैठा दें, और उस वेस्ट वाटर को अगर हम प्यूरिफाइंग प्लांट में भेजें जहां पर उसकी सफाई होगी, बड़े बड़े मशीन होंगे, बड़े बड़े फिल्टर लगे होंगे, और उस पानी को फिल्टर करने के बाद अगर हम जो हमारा रेसिडेंस इलाका है, जो हमारी कॉलोनीज है, अगर उस कॉलोनीज में उस पानी को हम पहुंचा दें तो वहां पर जो पानी की स्कार्सिटी जो समस्याएं हैं वह खत्म हो जाएगी। तो यहाँ हमारा दो फायदा हो रहा है। पहले पानी से हमने इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया, और फिर उसके बाद जो पानी गंदा हो गया उस पानी को हम रिसाइकलिंग कहाँ किए? प्यूरिफाइंग प्लांट में, जहाँ पर पानी की सफाई हुई, और फिर उस पानी को हम रेसिडेंशियल इलाके में भेज दिए जहाँ लोगों के घर में पानी आए और उस पानी का वो यूज कर पाए। इस तरह से अगर हम पानी का यूटिलाइज करें तो निश्चित तौर पे हम अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। नंबर 2, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट। आज आप क्या देख रहे हो? चारों तरफ कंक्रीट, चारों तरफ बड़े बड़े मकान, जहां पर आपकी पानी कलेक्ट करने की कोई सुविधाएं नहीं। तो खासकर वैसे इलाका जहां पर पानी की स्कार्सिटी है, जहां पानी की कमी देखी जा रही है, तो हम उन इलाकों में जो बारिश का पानी होता है उस बारिश के पानी को हम कलेक्ट करें। इसके पहले अगर आप 9th में देखी होगी बैम्बू स्ट्रिप, जो हमारा फार्मिंग जो मेथड था, तो उसमें क्या था, हम पहाड़ी इलाकों में जहां पानी जमा होकर लॉगिंग होती है, जहां ऊपर से नीचे गिर रही है, उस पानी को हम बांस, एक बहुत बड़ा बांस होता है, उस बांस के द्वारा हम नीचे लाते हैं, और नीचे आने के बाद हम उसको बर्तन में कलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर इस तरह का प्रोसेस, यानी रेन वाटर जो बारिश का पानी है, अगर हम एक जगह कलेक्ट कर लें या एक रिजर्वायर बनाएं जहां उसको स्टोर करके रखा जाए, तो कल फ्यूचर में अगर इस तरह की समस्या पैदा होती है तो हम इस पानी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर चूंकि रेन वाटर जो बारिश के पानी है जो हमने कलेक्ट किया था वो एक जगह पर ही तो एकत्रित है, एक जगह पर ही तो वह स्टोर है, तो उससे फायदा हम लोगों को भी हो रहा है और साथ ही साथ हमारे एनवायरमेंट पॉल्यूट होने से भी बच रहा है। तो ये भी मेथड हम अपना सकते हैं। तीसरा मेथड है ट्रीटमेंट हॉट वाटर एंड इफ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर एंड पॉन्ड। निश्चित तौर पे जो इंडस्ट्रीज के द्वारा जो पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है तो वो पानी गर्म होता है, उस गर्म पानी में बहुत सारे मटेरियल्स मिले होते हैं, केमिकल्स मिले होते हैं, मेटल्स मिले होते हैं। तो डिस्चार्ज करने से पहले अगर उस पानी को हम ट्रीट कर लें, जांच लें, उसके अंदर जो भी विसंगतियां हैं, जो भी त्रुटि है, जो भी आपके पार्टिकल्स हैं, अगर उसको हम हटा दें, रिमूव कर दें, तो निश्चित तौर पे वो पानी जहां भी जाएगा उससे कोई भी क्षति नहीं होगी, उससे किसी भी तरह की कोई अनफिटनेस वाली बात नहीं होगी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री से पानी को डिस्चार्ज करने से पहले उसके अंदर के जो भी त्रुटियां हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, उसको अच्छी तरह से हम रिमूव कर दें, ताकि उससे हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे सॉइल को किसी भी प्रकार का कोई परेशानी, कोई दिक्कतें ना हो सके, उसके कारण हमारा सॉइल अनफिट ना हो सके। नेक्स्ट आता है आपका 3 फेजेस। तो इसको हम 3 फेज में, यानी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कारण जो इन्वायरमेंट हमारा डिग्रेड हो रहा है
उसको हम तीन फेज के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला फेज आता है मेरा प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट वह ट्रीटमेंट है जो मैकेनिकल मशीन के द्वारा उसको हम पूरा करते हैं, यानी इसमें हम मशीनों की सहायता लेते हैं, मशीनों के द्वारा हम उसकी सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, जैसे कि स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, सैनिमेशन। इन सारे प्रोसेस के द्वारा हम पानी के अंदर, उस वाटर के अंदर जो भी इफ्लुएंट मटेरियल्स हैं, जो भी आपका अनवांटेड सब्सटेंस है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। और अगर इनकेस अगर हम डिस्चार्ज भी करते हैं तो उससे किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। तो इसके द्वारा हम एनवायरमेंट को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इट इज इन्वॉल्व बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा हम एनवायरमेंट को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। तीसरा मेरा आता है टर्शियरी ट्रीटमेंट। टर्शियरी ट्रीटमेंट यानी वह ट्रीटमेंट जिसमें तीनों प्रोसेस मिला होता है, जैसे कि बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल। यहाँ पर हम तीनों तरीकों से हम पानी को ट्रीट कर सकते हैं, पानी को साफ कर सकते हैं, वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव कर सकते हैं और उसके द्वारा हम वंस अगेन उसको काम में भी ला सकते हैं। नेक्स्ट आता है अदर मेथड। अब कुछ और दूसरे भी तरीके हैं जिसके द्वारा हम एनवायरमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएंगे। वह क्या है मेरा? पहला है ग्राउंड वाटर नीड टू बी रेगुलेट लीगली। आप जानते हो कि 100% हमारे पास पानी है, लेकिन इस 100% पानी में 97% पानी आपका या तो ओशियन में है, या तो रिवर में है, या तो पॉन्ड में है। आपके पास ओनली 1% पानी जो अंडरग्राउंड है। अगर उस 1% पानी को भी अगर आप अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर सके तो आने वाला जो समय होगा वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे। तो यहाँ पर क्या है? ग्राउंड वाटर नीड्स टू बी रेगुलेट लीगली। एक आप पानी निकालिए, पानी की यूटिलाइजेशन कीजिए, लेकिन जितना पानी की जरूरत हो आप उतना ही पानी आप नीचे से ऊपर लाइए, ताकि कल के डेट में पानी की कमी न हो। गर्मी के दिन में आप देखते हो समर सीजन में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे पानी का लेयर नीचे चला जाता है। उस समय हमारे सामने समस्या पैदा होती है। तो उन चीजों को देखते हुए हमें ईमानदारी से, जुडिशियल तरीके से हमें ग्राउंड वाटर का यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि हम भी सर्वाइव कर सके, हमारा एनवायरमेंट भी सर्वाइव कर सके और हमारा ग्राउंड वाटर भी बचा जा सके। नेक्स्ट आता है पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस। तो एयर यानी जब भी आप जैसे स्मोक, धुआं निकल रहा है, तो धुआं जो स्मोक है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वो जब ऊपर जाते हैं तो वो हवा में मिल जाते हैं और उसी हवा को हम सांस लेने में यूज करते हैं। तो उस हवा, जो हवा पॉल्यूट हुई, जो हवा गंदी हो चुकी है, उस हवा को आप बिल्कुल तरह साफ कीजिए, ट्रीट कीजिए। तो कैसे ट्रीट करेंगे? तो सबसे पहले फिटिंग स्मोक स्टैक, दैट मीन्स जो चिमनी से आपकी धुआं निकल रही है उन चिमनियों में आप फिल्टर लगा दीजिए, 3 फिल्टर लगा दीजिए, एक बॉटम, एक मिडिल एंड एक अपर पार्ट, ताकि फाइन से फाइन पार्टिकल जो भी हो वो नीचे डंप हो जाए और ऊपर निकलने वाली जो स्मोक है वो बिल्कुल साफ हो। तो जब बिल्कुल साफ एयर हवा में मिक्सअप होगी तो हवा गंदा नहीं होगी, हवा पॉल्यूट नहीं होगी, और अगर उस हवा को हम सांस लेने में यूटिलाइज करते हैं तो फिर हमारे सिस्टम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल एंड गैस इंस्टेड ऑफ कोल। तो फैक्ट्रीज में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज हैं जहां पर कोयले का यूज किया जाता है। कोयले के द्वारा हम प्रोडक्शन करते हैं, जिससे आप देखते हो काफी मात्रा में आपका ये एटमॉस्फेयर जो है, हमारा जो एनवायरमेंट है वो गंदा होता है, काली काली धुआं निकलती है, ब्लैक स्मोक्स होता है, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज होती है जो एयर में मिक्सअप होता है। तो कोल की जगह पर अगर हम ऑयल का यूज करें, गैस का यूज करें, तो इससे हमारा एनवायरमेंट
पॉल्यूट नहीं होगा, गंदा नहीं होगा और हमारे लिए वह बेहतर साबित होगा। हम स्वच्छ हवा में सांस ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है मशीनरी कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर। जहाँ भी फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ चूंकि हम आ गए नॉइज पॉल्यूशन पे, तो बहुत जहाँ भी फैक्ट्रीज है, बहुत सारी मशीन लगी होती है, जब वह चालू होती है, जब चलती है तो बहुत सारी आवाजें होती हैं, जिसके कारण नॉइज पॉल्यूशन होता है, शोर होता है, हल्ला होता है, उससे भी हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। तो इन आवाजों के कारण, इन नॉइज को अगर हमको रिड्यूस करना है तो निश्चित तौर पे उन मशीनों में अपग्रेडेड टाइप के एक साइलेंसर फिट कर दें, ताकि उन आवाजों को वह एब्जॉर्ब कर ले और ज्यादा आवाज बाहर ना निकल सके। इससे भी हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूट होने से, डिग्रेड होने से बच सकता है। नेक्स्ट आता है ऑल मशीनरी कैन बी रीडिजाइन टू इंक्रीज एनर्जी इफिशियंसी। यानी डेट मीन्स यहाँ पर क्या है, अगर हम पुराने तरीके से ओल्ड मशीन के द्वारा अगर हम यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन तो होगा, लेकिन उसके कारण बहुत सारे समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। जो एनर्जी पैदा होना चाहिए, जो प्रोडक्शन होना चाहिए, वो प्रोडक्शन नहीं होगा। साथ ही साथ हमारा कॉस्टिंग भी बढ़ेगा। तो इन कॉस्टिंग को कम करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोगों को चाहिए कि हम हमेशा अपग्रेडेड मशीन का इस्तेमाल करें, नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पैदा कर सकें। जब ये सारा काम अगर हम करते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट भी साफ होगा, एनवायरनमेंट भी गंदा नहीं होगा और हमारा लाइफ भी एग्जिस्टेंस करेगा। नेक्स्ट आता है आपका ऑल मशीन्स कैन बी रीडिजाइन। ये हो गया आपका नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल में बी यूज। तो जहाँ शोर हो रहा है, काफी हल्ला हो रहा है, उस जगह पर उससे हमको परेशानियां होती हैं। तो अगर हम चाहें तो इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम एक मटेरियल, बहुत सारी कमोडिटीज हमारे पास, हम चाहे तो ईयर प्लग कानों में लगा लें, ईयरफोन लगा लें। उससे क्या होगा? उससे जो शोर बाहर हो रही है, जो हल्ला बाहर हो रहा है, वह हमारे कानों तक नहीं पहुंचेगी। तो जब वो कानों तक नहीं पहुंचेगी तो निश्चित तौर पे हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कान का डायफ्राम है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं आएगी और किसी भी प्रकार के रोग से हम ग्रसित नहीं होंगे। तो ये भी एक फैक्टर है जिसके द्वारा हम अपने आप को तो बचा ही सकते हैं और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी नॉइज से बचा सकते हैं। और सबसे लास्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप पिछले क्लास में भी देखे हो, उसमें क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी आपके पास तो रिसोर्स है, तो आप उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन प्रेजेंट टाइम में, अभी के समय में आप इस तरह से करें ताकि आपका भी काम हो जाए और विदाउट डैमेजिंग ऑफ एनवायरनमेंट, उससे हमारा एनवायरनमेंट भी डैमेज नहीं हो और फ्यूचर जनरेशन जो आने वाला है मेरा, वो भी उसका यूटिलाइजेशन कर सके। अगर वह ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे हमारा जो इकोनॉमी है वह डेवलप होगा और साथ ही साथ हमारा इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट होने से बचेगा। यहाँ इन्वायरमेंट पॉल्यूट का मतलब क्या है? इंडिस्क्रिमिनेट ढंग से जो हम फॉरेस्ट की कटाई कर रहे हैं, इसका बुरा प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ रहा है और हमारे एनवायरमेंट पे भी पड़ रहा है और हमारा आने वाला जो फ्यूचर है उस पर भी पड़ेगा। तो उसके लिए हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाना होगा। आई होप ये सारे आपके मेथड से जो आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये एक क्वेश्चन के रूप में आते हैं, जो 5 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में निश्चित तौर पे आते हैं। तो हमारी समझ में आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। ओके, बाय।